मेरे अक्सर वीडियोस में आप लोगों ने ये सुना होगा। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि देखो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एज अभी 48 ईयर्स रनिंग है। अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है। ना मुझे ब्लड प्रेशर पता है, ना शुगर पता है, ना किसी किस्म की कोई बीमारी पता है। ये अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है। और ज़हनी तौर पर भी मैं जो है ना इतनी पुरसुकून लाइफ और ज़िंदगी जीता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो खाना है, सोना है, मतलब मेरा एक रोज़ाना का रूटीन फ़िक्स है। उसके एतबार से मैं अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ। अब देखो ये सारी चीज़ें जो होती है ना, उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि जब आप अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलते हो, सैर करते हो, तफरीह करते हो, सफ़र करते हो, तो सफ़र का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि सफ़र जो है ना वो ख़ुद एक किताब होती है। उसमें आपको बहुत सारे तजुर्बात मिलते हैं, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। मतलब मेरी लाइफ में जो परिवर्तन है, जो चेंज है, जो तब्दीली है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया ना, सफ़र करने से मेरे जहन में उसात पैदा हुई। उसात किसे कहते हैं? मतलब जो ब्रॉड माइंड इंसान होता है, जो छोटी सोच होती है ना वो बदल जाती है आदमी की। आदमी बड़ा सोचने लगता है। उसके बाद में जो है छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, मतलब जैसे किसी को आपको कोई चीज़ देना है तो आपका दिल बड़ा होता है। अभी जैसे उसकी एक मिसाल देता हूँ मैं। जैसे हमने पेंशन योजना शुरू किए थे, आज 45 उलामा को हम 2-2 हज़ार रुपये हर महीना दे देते हैं। उनसे हमारा कोई काम नहीं लेते हैं, कुछ नहीं कुछ नहीं। ये उसात मेरे जहन में क्यों पैदा हुई? जब मैंने दूसरे मुल्कों के सफ़र किया ना, मैंने देखा कि भाई वहाँ इतने बड़े बड़े काम जो है ना लोग फ्री फंड कर रहे हैं पब्लिक के लिए, आवाम के लिए। लोगों ने घरों के बाहर ऐसे फ्रीज रखे हुए हैं, उसमें रोज़ाना वो कोल्ड ड्रिंक्स भर के रखते हैं, खाने पीने का सामान रखते हैं। और वो दरवाज़े के गेट के बाहर है। जो भी रास्ते से गुज़रने वाले मज़दूर लोग हैं, आम लोग हैं, मुसाफिर लोग हैं, वो वहाँ से ले सकते हैं, खा सकते हैं। कोई कोई पूछने वाला नहीं है। ये नज़ारा आपको अरब मुल्कों में ख़ास तौर पे देखने के लिए मिलेगा। इसी तरीक़े से हमने देखा जैसे मलेशिया, थाईलैंड वग़ैरह है, ये मुल्कों के अंदर फलों के जो दरख्त है, ऐसे फल ज़मीन के ऊपर बिखरे हुए हैं, कोई उनको हाथ लगाने वाला नहीं होता है। मतलब यानी उनके जहनों में, उनके दिलों में उसात देखो आप, कितना उनका दिल जो है बड़ा है, वसी है, कि फल ऐसे बिखरे हुए हैं ज़मीन के ऊपर। कोई ले जाना चाहे ले जाओ, कोई मना करने वाला नहीं है। लेकिन कोई किसी की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाता है। ऐसे ही उन लोगों के जहनों में वसात देखो आप चाइना में, साउथ कोरिया में, या थाईलैंड वग़ैरह में, या मलेशिया वग़ैरह के अंदर रोड के किनारे पे खड़े हुए हैं। अब रोड से गुज़रने वाले जो लोग हैं वो ऐसी कारों के अंदर है जो मॉडल अभी तक हमारे इंडिया में आए नहीं है। जैसे टोयोटा की एक कार आती है, वेलफेयर उसे कहते हैं। ऐसे ही एक अल्फार्डो बोल के आती है। इसी तरह से और भी ऐसे ऐसे दुनिया के मॉडल है जो मैंने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं। आप फुटपाथ पे खड़े हुए हैं रोड की तरफ चेहरा करके, ऑटोमेटिकली वो कार वाले आपके राइट साइड में और लेफ़्ट साइड वाले लेफ़्ट साइड में, अगर आप उधर से है तो वो रुक गए हुए हैं। वो आपके चेहरे को देख रहे हैं। उनको लगा शायद आप रोड क्रॉस करने वाले हैं। मतलब हमारे मुल्क में हम देखते हैं कि एक आदमी भाड़े का, किराए का रिक्शा चलाने वाला है, तो उसके अंदर भी इतना घमंड, इतना तकब्बुर, इतना एटीट्यूड जो है ना, वो ऐसा कूट कूट के भरा हुआ होता है। हर रास्ते से चलने वालों से झगड़े चालू है, हर दो ड्राइवरों के बीच में झगड़े चालू है, हर सिग्नल के ऊपर हमारे यहाँ पे झगड़े चालू है। तो ये जब चीज़ें आप देखते हैं कि दूसरे मुल्कों में इतना रिस्पेक्ट है कि करोड़ों की गाड़ी के अंदर बैठे हुए लोग भी, रास्ते से चलने वाला एक गरीब आदमी, आम आदमी, कोई भी आदमी हो, लेकिन वो इंसान है, उसके एहतराम में सब खड़े हुए हैं। तो आपके जहन में उसात पैदा होती है कि यार हम लोग हमारे मुल्क में छोटी चीज़ों को लेकर, अभी पुणे का ही एक वाक़या मैं वीडियो देख रहा था, हॉर्न बजाने के ऊपर से, हॉर्न बजाने पे से मारा मारी चल रही है। उसके लिए तलवारें निकल गई घर में से, उसके लिए रोड पे ट्रैफिक जाम हो गया। तो ये क्या होता है ना, एक छोटी सोच होती है कि हॉर्न बजाने से लोग उचक गए, और इसी तरह से जो है छोटी छोटी बातों पे से लड़ाई झगड़े शुरू होने लग गए। तो ये हमारे यहाँ पे ये सारी जो कंजस्टेड थिंकिंग है, कंजस्टेड जो सोच है ना, तो आपके जहन में उसात पैदा होती है। तो इसके लिए आदमी ने सफ़र करना चाहिए।
तो जब आपके जहन में वसअत पैदा होती है ना, आप लोगों के साथ में वसीउज़ ज़र्फ़ होकर मुआमला करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको मेरी मिसाल देकर बताया। फिर आप भी ऐसा ख़र्चा करने वाले बनते हैं, आप भी जो है जो इंसानियत है उसका रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे आपने मेरे अक्सर वीडियोस में सुना होगा, मैं हमेशा इंसानियत की बात करता हूँ, ना मैं किसी मसलक की बात करता हूँ, ना किसी मज़हब की बात करता हूँ, ना किसी जमात की बात करता हूँ। जब भी एहतराम की बात आती है मैं कहता हूँ भाई पूरे इंसानों के साथ में हमारा हुस्न सलूक होना चाहिए। उसका रीज़न यही है, वरना मैं भी बहुत कंजस्टेड माइंड था पहले, जमात के दायरे में हम महदूद थे। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़े तो हम खुद जो है दूसरे मसलक वालों के ख़िलाफ़ में मजलिसें करते थे मसले मसाइल की, और लोगों को जो है हमको लगता था दुनिया में मसलक से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। मगर जब हमने ये सारी चीज़ें देखे ना, तो तब हमारे जहन में वसअत पैदा हुई कि भाई ये एक्चुअल में एक बहुत बड़ी साजिश है लोगों को ग़ुलाम बनाने की। हर मसलक के, हर जमात के, हर तंजीम के जो आका है, जो इसके सफ़े अव्वल के लोग हैं, वो जानबूझ के अपने से नीचे वालों को जो है दूसरों के ख़िलाफ़ भड़काते, वरगलाते, उकसाते रहते हैं ताकि उनकी गद्दियाँ बाकी रहें। मतलब ये अंग्रेज़ों वाली पॉलिटिक्स है, लोगों को आपस में लड़ाओ और हुकूमत करो। जो अंग्रेज़ लोगों की पॉलिसी थी ना, सेम टू सेम वही है, डिवाइड एंड रूल वाली। लोगों में आपस में फूट डालो, तोड़ डालो। इसीलिए हमारे यहाँ पे हर जमात में फूट, हर तंजीम में फूट, हर मसलक में फूट, मारा मारी, मस्जिदों में कुश्तियाँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत देर के बाद समझ में आई। मतलब मैं जब दुनिया के मुल्कों के मैंने सफ़र किया और वहाँ देखा कि वहाँ इस पे कोई तस्करा भी नहीं करता है। वहाँ पे मस्जिदों के अंदर फोकस होता है भाई इस्लाम की तबलीग कैसे करना है। तब मेरे ये चीज़ समझ में आई कि वो लोगों को मसला की, और इससे वो बहुत बाहर निकले हुए हैं। उसकी वजह यह है वहाँ एजुकेशन है, तालीम है, और लोग ख़ुद अपने बलबूते के ऊपर वहाँ पे मज़हब का मुताला करते हैं। तो इसलिए देखो, मैं आप सब लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल आप लोगों ने जो है ना, जब तक देखो क्या होता है ना, हम जिस झोपड़पट्टी में रहते हैं हमको लगता है पूरी दुनिया वो झोपड़पट्टी ही है। बाहर दुनिया में भी लोग वैसे ही रहते हैं जैसे हमारे झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं। बाहर दुनिया की मस्जिदें भी ऐसी ही है जैसे हमारे झोपड़पट्टी की मस्जिद है। बाहर दुनिया के अंदर भी मस्जिदों में वही बयान होते हैं जो हमारे झोपड़पट्टी की मस्जिद के जुमा में बयान होते हैं। तो प्रॉब्लम हमारा ये होता है, हमको दुनिया जितनी हमारी झोपड़पट्टी दुनिया उतनी ही नज़र आती है। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हमको पता चलता है भाई कि बाहर मुल्कों में दुनिया कितनी बड़ी है, दुनिया कितनी वसी है, लोगों की सोच कितनी बड़ी है, लोगों की सोच कितनी वसी है। तो चलिए अभी ज़्यादा देरी और ताख़ीर ना करते हुए जो चंद मुल्क मेरे जहन में हैं जहाँ पे बिल्कुल आपने अपनी फैमिलीज़ के साथ में सफ़र करना चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा और तरतीब भी बताऊँगा। आप सस्ते से सस्ते में आसानी के साथ में कैसे सफ़र कर सकते हैं। जैसे हमने 30,000 में उम्रे वाली तरतीब शुरू किए थे, तो मैं अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूँ। आज लाखों लोग उस तरतीब से ख़ुद से उम्रा कर रहे हैं, ख़ुद से होटल बुक कर रहे हैं, ख़ुद से वीज़े ले रहे हैं और ख़ुद से जाके आ रहे हैं। सैकड़ों लोगों के जो है मुझे मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं। लेकिन अभी क्योंकि हमने आप लोगों को एक रास्ता बता दिए, अब लोग उस रास्ते पे चल रहे हैं। उस पे हमारी पूरी एक प्लेलिस्ट चैनल के ऊपर आ गई हुई है। अब उस पे मज़ीद बोलते रहना बोले ना, क्योंकि अब रूल्स रेगुलेशंस तो चेंज होते रहते हैं वीज़ा वगैरह के। लेकिन माशाल्लाह लोग उस रास्ते पे चल गए, बस मैं समझता हूँ हमारी मेहनत उसूल हो गई। ऐसे ही अब ये जो नया मैंने कंसेप्ट शुरू किया हूँ, अपनी फैमिलीज़ के साथ दूसरे मुल्कों का भी आप सफ़र करो, देखो दुनिया कैसी है, कितनी बड़ी है, तो आपको पता चलेगा। और आपके घर की जो मस्तूरात भी है उनको भी पता चलेगा। वो जब दूसरे मुल्कों में जाने के बाद जहाँ मस्तूरात की मस्जिद होती हैं वहाँ नमाज़ पढ़ेंगी, देखेंगी कि वहाँ कैसी कैसी जो है मस्तूरात वहाँ पे नमाज किस किस तरीक़े से पढ़ती है, और कैसे कैसे करोड़ोंपति अरबोंपति घरानों की मस्तूरात वहाँ पे आती है, और उनमें कितनी सादगी होती है, और कैसे वो मस्तूरात के अंदर खाने वगैरह की चीज़ें तकसीम करती है। बाहर मुल्क से आने वालों को कैसे वो रिस्पेक्ट देते हैं। कैसे अभी मेरा लास्ट टाइम जो सफ़र हुआ
मेरी अहलिया मेरे साथ में थी। अब मेरी अहलिया ने मुझे वो कारगुजारी सुनाई कि मस्तूरात जहाँ पे नमाज़ पढ़ती है वहाँ मेरी अहलिया भी थी, वो अपना तस्बीह पढ़ते बैठी थी अपनी नमाज़ों से फ़ारिग होकर। तो उसने देखी कि एक दूसरी मस्तूरात है, और वो जो मस्तूरात है उसके बाजू में एक और मस्तूरात है जिसका बच्चा है वो कुछ खाने पीने के लिए रो रहा है। अब ये जो उसके बाजू वाली मस्तूरात थी उसके बैग में ऐसा सामान था जो उसने अपने बच्चों के लिए ख़रीदी हुई थी, लेकिन उसने अपना बैग खोली, यानी अपना पर्स ओपन करके वो सारा सामान जो खाने पीने का था, उसमें पानी की बोतल वगैरह थी, वो सब निकाल के उसने जो है वो बाजू वाली जो बहन थी उसके बच्चों को दे दी। अरे कहा नहीं नहीं नहीं, ये रहने दो तुम्हारे बच्चों के लिए, कोई मसला नहीं है, ये रख लो आप। तो देखो ये जो वसात होती है ना जहन के अंदर, और बसीरत जो होती है, ये सब सीखने के लिए मिलता है आप लोगों को। तो चलिए अब हम आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो आप अपनी फैमिली के साथ जब ऐसा सफ़र करते हो तो देखो हमारे अतराफ़ में बहुत सारे मुल्क हैं। एक तो दुबई है, आप आसानी के साथ दुबई का भी सफ़र कर सकते हो। आपको मुंबई से अबू धाबी का जो टिकट है ना, इत्तेहाद एयरवेज़ का मिलता है 7,500 रुपये से 8,000 रुपये में अबू धाबी का। शारजा का टिकट अगर आपको मुंबई से चाहिए, पुणे से चाहिए, तो वो कभी कभी ऑफ़र आते रहती है। अब मैं आपको बता दूं, मैंने 8,000 रुपये में रिटर्न टिकट लिया हूं पुणे से, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। तो स्पाइस जेट है, मेरा स्पाइस जेट का वो टिकट था। तो ऐसे ही दूसरी भी एयरलाइंस वगैरह जो होती है ना, उसके अंदर कभी कभी ऐसी ऑफ़र आती है। अब आप जिस शहर में भी रहते हो, मिसाल के तौर पे अगर आपको महंगा भी टिकट मिल गया, 30,000 में भी 2 लोगों का रिटर्न टिकट आपको मिलता है, तो 30,000 हो गए आपके आने जाने के। वीज़ा जो है यूएई का वो तकरीबन 3,500 से 4,000 रुपये में मिल जाता है, और अगर आप एजेंट के थ्रू में लेते हैं तो कुछ 5-5,500 रुपये उसको लगते हैं। इस तरीके से आपको वहाँ का वीज़ा मिल गया। वीज़ा होता है 1 महीने का, 1 महीने का आपने वीज़ा लिए। अब वीज़ा पे अगर आपके 2 लोगों के 10,000 रुपये ख़र्च हो रहे हैं तो 40,000 वो हो गए। और वहाँ पर भी बहुत सारी जो होटल वगैरह आपको बुक करना है, booking.com है, अगोडा है, उसके अलावा और दूसरी वेबसाइट से आप लोअर प्राइस से अगर उसको फ़िल्टर लगाते हैं तो सस्ते से सस्ती होटल, सस्ते से सस्ती आपको क़ियामगाह वहाँ पे 1,500-2,000 रुपये से शुरू हो जाती है। अब दुबई के अंदर भी मेट्रो ट्रेन चलती है, दुबई के अंदर भी बसेस चलती है, वहाँ पे एक पास मिलता है। वो पास अगर आपने ले लिए ना तो आप किसी भी गाड़ी में सफ़र कर सकते हैं, मतलब वहाँ की मेट्रो में भी सफ़र कर सकते हो, वहाँ के आप बसों में भी सफ़र कर सकते हो। ये वहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है, सहूलत है, माशाल्लाह ये एक बहुत बड़ी नेमत है। तो अब अगर आप वहाँ पे सफ़र कर रहे हो तो आपने इस तरीके से 1,500 रुपये रोज़ से अगर कोई रूम आपको मिल जाता है वहाँ पे, और अगर आप ले लेते हैं तो उसमें नक्शे के अंदर आप देख सकते हैं, तो उसमें ख़ास तौर पे ये देखना कि उसके क़रीब में कोई मेट्रो स्टेशन रहे या उसके क़रीब में जो है बस का कोई स्टॉप रहे, तो आपको ज़्यादा टैक्सी वगैरह करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके से आप जो है ना वहाँ पे आपका वीज़ा हो गया, टिकट हो गया। 1,500 रुपये के हिसाब से अगर आपने 10 दिन भी वो जगह पे आपने क़ियाम किए तो 10 दिनों के आपके होते हैं 15,000 रुपये। इस तरह से 55,000 रुपये के अंदर आपका रहने का हो गया। और मैं आपको बता दूं कि मैंने जहां तक मेरा तजुर्बा है, दुबई है और अरब मुल्कों में भी, यानी सऊदी अरबिया में भी, रियाद में भी, मैंने ख़ास तजुर्बे के लिए एक रेस्टोरेंट में जाके वहाँ का पूरा मेन्यू वगैरह चेक करके आया था। और ऐसे ही दुबई में भी 1-2 जगह पे मुझे जो है मैं हमारे तमीम भाई को अल्लाह जज़ाए खैर अता फ़रमाए अक्सर जाना होता था उनके साथ। तो मैंने देखा कि 10 दिरहम के अंदर 2 लोग आराम से पेट भर के खाना खा सकते हैं, अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में, 10 दिरहम के अंदर। अब आप मुझे बताओ 10 दिरहम में अगर 2 लोग एक वक्त का खाना पेट भर के खा रहे हैं, यानी हमारे इंडिया के हिसाब से जो है 200-250 रुपये में। और अगर आपको अच्छे से अच्छा भी खाना है तो भी वहाँ पे अवेलेबल है हर चीज़, वो आपके मर्ज़ी की बात है, कोई मसला नहीं है वहाँ पे। तो इस तरीके से भी अगर आप अपना 10 दिनों का वहाँ पे स्केड्यूल बनाते हैं, खाने पीने का भी रोज़ाना का ख़र्च अगर आप 1,000 रुपये भी पकड़ लेते हैं 2 लोगों का, तो 10,000 रुपये ये हो गए आपके, तो 55 से 65,000 ये हो गए। अब सामान वगैरह वहाँ पे इतना सस्ता मिलता है वहाँ के मॉल्स में
और वहाँ पे बहुत सारे आपको कदम कदम पे मॉल्स मिलेंगे, कदम कदम पे मार्केट मिलेंगे, कदम कदम पे। फिर आप वहाँ के मस्जिदों में जाते हैं, वहाँ की नमाज़ें वग़ैरह पढ़ते हैं, वहाँ के लोगों के अखलाक देखते हैं। वहाँ आप खाली 10 दिन गुजार के आते हैं ना, तो आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। आपको पता चलता है अपने यहाँ की झोपड़पट्टी में और वहाँ के लाइफ स्टाइल में कितना फ़र्क है। हमारे यहाँ के झोपड़पट्टी वाले इस्लाम में और झोपड़पट्टी वाले बयानात में और झोपड़पट्टी वाले क़िस्से कहानियों में, और वहाँ का जो रियल ओरिजिनल जो इस्लाम है मस्जिदों के अंदर, वह जब आपको देखने के लिए मिलता है तो आपको पता चलता है कि भाई कितना फ़र्क है। ऐसे ही आप सऊदी अरबिया भी अगर उम्रे के लिए जा रहे हो ना, तो मक्कतुल मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के अलावा भी सऊदी अरबिया है। बाहर निकलो, आप खैबर का सफ़र करो, उसके अलावा बदर का सफ़र करो। और कैसा करोगे? अब क्या होता है, टूर एंड ट्रैवल से जब आदमी जाता है ना, तो वो उसको पाबंदी करना पड़ती है हर चीज़ की। जो आपका टूर वाला बोलेगा वही आपको करना पड़ता है। तो उससे बेहतर यह है आप आज़ाद अपने तौर पे जाओ, और अपने तौर पे जाने के बाद, अपने तौर पे वीज़ा लेने के बाद में जो है ना, फिर आप क्या करो, आप वहाँ जाने के बाद में टैक्सी लो और टैक्सी के ज़रिए से आप सफ़र करो। अब जब आप उम्रे के लिए जा ही रहे हो, तो मैं आपको गारंटीड कहता हूँ, जो टूर एंड ट्रैवल्स में आपको उम्रे का ख़र्चा आने वाला है, उससे कम ख़र्चे में आप अपने तौर पे आज़ाद जाके वहाँ पर और अपनी ख़ुद की टैक्सी लेके जो है ना, बदर है, खैबर है, इसी तरह से जो है और दूसरे बहुत सारे सऊदी अरबिया जो है सरज़मीन अम्बिया है। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के जितने वाक़यात आपको कुरान करीम के अंदर मिलते हैं, वो सारे मुक़द्दस मकामात आपको आप टैक्सी के ज़रिए से जाके देख सकते हैं। मदाइन साले है। ऐसे ही जो कौम आद, कौम समूद की जो बस्तियां हैं, वो आज भी वहाँ पे जो है आपको मिल जाएंगी। इबरत हासिल करने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए आप देख सकते हैं कि पहाड़ों में पत्थरों के अंदर जो है घर बना के वो लोग कैसे रहते थे, उनके घर आज भी है वहाँ पे। तो आप जब उम्रे या हज के लिए भी जा रहे हो ना, इस तरह से आपने, क्योंकि अभी सऊदी गवर्नमेंट ख़ुद अपने टूरिज़म को प्रमोट कर रही है। पहले वो ऐसा था कि आप जा नहीं सकते थे, अभी तो ऐसा हो चुका है कि ताइफ के अंदर भी जो है उन्होंने केबल ट्रेन भी बनाई हुई है। मक्कतुल मुकर्रमा से आप अराफात से थोड़ा आगे जाते हो तो वहाँ से केबल ट्रेन चलती है, जो डायरेक्ट आपको जो है ना, वो पूरे पहाड़ों को क्रॉस करके ताइफ में पहुँचा देती है। वहाँ आप ताइफ में उतर के टैक्सी करके ताइफ शहर में जा सकते हैं। अब ताइफ शहर के अंदर जो है कितनी तारीख़ी चीज़ें हैं, और वहाँ पर जो है हम ख़ुद वो बाग़ में गए थे, जिस बाग़ के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियाम फ़रमाया था, और हज़रत अद्दास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ पे उन्होंने ईमान कबूल किए थे, और उनके नाम पे मस्जिद अद्दास भी है वहाँ पे, उसमें हम लोगों ने नमाज़ भी पढ़े थे। तो इस तरह से देखो, आप जब ताइफ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मुक़द्दस मकामात आपको देखने के लिए मिलते हैं, तारीख़ी मकामात आपको देखने के लिए मिलते हैं। अपने तौर पे आदमी ने सफ़र करना चाहिए। अब उसके अलावा अगर आपको हज उम्रा है, उसके अलावा सैर व तफरीह के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अब ये मुल्कों के अलावा, जैसे अरब मुल्क मैंने अभी आपको बताया हूँ, उसके अलावा और सस्ते मुल्क आपके लिए, अब हमारे इंडिया से करीब में जो है सबसे अच्छा मुल्क जो मुझे लगता है वो है मलेशिया। हमारे यहाँ से एकदम आपको एयर एशिया की फ़्लाइट मिलती है, लेकिन एयर एशिया में मसला ये होता है कि आप ज़्यादा सामान, अच्छा पहले से अगर आपने बुकिंग में उसको कर दिए तो वो कुछ 1300 रुपये ज़्यादा लगते हैं टिकट में, तो उसके अंदर आप जो है ना लगेज भी ले जा सकते हो। तो आपको टिकट के हिसाब से तो अहमदाबाद है, हैदराबाद है, चेन्नई है, इसी तरह से कोची वगैरह से एयर एशिया की फ़्लाइट्स चलती है कोलालमपुर के लिए, वो सस्ती होती है। मुंबई से जो चलती है वो बहुत महंगी होती है। तो इसके लिए ये शहरों से चलने वाली आप जो है फ़्लाइट बुक कर सकते हो, तो आपको सस्ते से सस्ती गिरती है। वो 4-5 हज़ार रुपये में आपका एक तरफ का टिकट हो जाता है, यानी दोनों साइड से भी अगर आप देखोगे तो सेम वही तरतीब होंगी 10,000 वाली। और सेम टू सेम मलेशिया में भी ऐसा ही है। जैसे ही आप एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करते हो, गवर्नमेंट की बस चलती है, और वो बस जो है आपसे सिर्फ 10 रिंगिट लेती है
शहर में जाने के, जो सिटी सेंटर है, सिटी सेंटर उन्होंने इतना बेहतरीन बनाया हुआ है। पूरे शहर के अंदर वहाँ पे भी अलग अलग लाइन की ट्रेनें चलती है, एसआरटी चलती है, एमआरटी चलती है, और सारी ट्रेनें ज़मीन से नीचे वाली और फ्लाई ओवर से चलने वाली सारी ट्रेनें, उसके अलावा भी और भी बहुत सारी रैपिडो ट्रेन वगैरह वगैरह बहुत सारी चलती है। बस स्टैंड वो ऐसा कई फ्लोर का है सिटी सेंटर, उसके हर फ्लोर के ऊपर एक अलग स्टेशन बना हुआ है। वहीं पर जो है ना, एयरपोर्ट से जाने आने की भी ट्रेन आपको मिल जाती है। अब आप चले गए वहाँ पे, उसी एरिया के अंदर, यानी जो सिटी सेंटर है उसके बाजू में ही लिटिल इंडिया है, जहाँ पे हमारे बहुत सारे इंडियन होटलें, इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। लेकिन वो एरिया महंगा बहुत है, ये भी मैं आपको बता दूं, रहने के लिए ख़ास तौर पे। तो अगर आप 2000 रुपये, तो समझो वहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन आपको वहाँ पे रूम मिल जाता है 2000 रुपये में, इंडिया के हिसाब से, यानी 100 रिंगिट में। तो अगर 2000 में आप 2 लोगों के लिए करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो जो जामे मस्जिद है और उसके सामने भी पूरा इंडियन वहाँ पे इंडियन मस्जिद भी है, मस्जिद इंडिया, और उसके अतराफ़ में भी एरिया है, तो वो इससे थोड़ा सस्ता है। वहाँ पे आपको 1000 रुपये में, 1200 रुपये में रूम मिलता है। तो वो भी एक एरिया है, ये भी है। लेकिन यहाँ से आपको वहाँ तक जाना पड़ता है, मगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे सस्ते रेस्टोरेंट वगैरह भी है। अब वहाँ पे भी अगर आप जाके रुकते हैं ना, तो आपको बहुत सारे, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप इंडिया के ही किसी धुले धुलाए हुए शहर के अंदर आ गए, एरिया में आ गए। मतलब ऐसा कचरा वगैरह हमारे यहाँ के जैसा नहीं दिखेगा, लेकिन दुकानें वगैरह सब आपको हमारे यहाँ के जैसी दिखेंगी। तो वो रहने के लिए ठीक है कि वहाँ हमारे रेस्टोरेंट्स वगैरह भी मिलेंगे, खाना वगैरह भी वहाँ पे आसानी के साथ में अवेलेबल रहता है। लेकिन अगर आपको फिर अब घूमने वगैरह के लिए जाना है, तो वहाँ से पैदल ही आपको जामे मस्जिद का जो मेट्रो स्टेशन है, उसमें भी 2 स्टेशन हैं, नीचे ज़मीन के अंदर वाला भी है, फ्लाई ओवर वाला भी है। दोनों जामे मस्जिद के स्टेशनों से आपको जिधर जाना है, जहाँ जाना है, पूरे शहर में आप सफ़र कर सकते हैं। और वहाँ पे भी वही टोकन वाला सिस्टम है, पूरे दिन वाला भी आप ले सकते हो। पूरे दिन के अलावा जहाँ जहाँ आपको जाना है, अपने हिसाब से आप टिकट ले सकते हो। अब आप जब मलेशिया जाते हो ना, तो वहाँ पर भी आप जो वहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल देखते हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देखते हो। और ख़ाली कुआलालंपुर शहर नहीं, अब आप ऐसी तरतीब बनाएं कि भाई 2-4 दिन आपको कुआलालंपुर शहर ही पूरा घूमने के लिए 1-2-4 दिन लग जाते हैं। मस्जिद नेगारा है वहाँ पे, इसी तरह से मस्जिद सलाहुद्दीन है, जो वहाँ का जो कैपिटल है, यानी वहाँ का जो पार्लियामेंट वगैरह है, वो पूरा उसी एरिया के अंदर है। लोग ख़ास तौर पे दूर दूर से जाते हैं वो मस्जिद देखने के लिए। अब आपने ये पूरा शहर देख लिए, उसके बाद में आगे जो है मलेका नाम का एक शहर है, वहाँ आप जाइए। वहाँ पे भी एक मस्जिद सलावात है, जो समंदर के बीचों बीच बनी हुई है, और उसके अलावा भी वहाँ पे बहुत सारे तारीख़ी मकामात हैं। फिर कुआलालंपुर के एकदम करीब में जो है गेंटिंग हाईलैंड है। 2 दिन रुक के अगर आप वहाँ पे आओगे तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ ख़ास तौर पे जो चाइनीज़ टूरिस्ट है वो आते हैं। उसके अलावा फिर आपको पेनांग है, उसके अलावा कैमरॉन हाईलैंड है, उसके अलावा और भी ऐसी बहुत सारी जगहें हैं। और अगर आपको वहाँ का एजुकेशनल शहर देखना है तो वह है जौहर बहरू। अब जौहर बहरू की खुसूसियत ये है, ये ख़ास तौर पे उन माँ बाप को देखना चाहिए जो अपने औलादों को, अगर उनका इंडिया में MBBS वगैरह के लिए नंबर नहीं लगता है, उनको मेडिकल कराना चाहते हैं या उनको आगे की तालीम हायर लेवल की दिलाना चाहते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो शहर है ना, बहुत ही वेल डेवलप शहर है। मतलब ये सिंगापुर को बिल्कुल लक्कर है। इस वजह से यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, ये पूरे के पूरे शहर को सिंगापुर के लेवल का, उसके टक्कर का बनाने की कोशिश की है। तो आप देखेंगे यहाँ के रोड, यहाँ के रास्ते, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़, यहाँ के कॉलेजेस वगैरह वगैरह सब आपको एकदम ऐसे लेवल के मिलेंगे। और ख़ास तौर पे उस शहर में आपको दुनिया भर के स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो तालीम हासिल करने के लिए, पढ़ने के लिए वहाँ पे आए हुए हैं। तो आप वो शहर भी ज़रूर देखें। तो मैं समझता हूँ 15 दिन आपके लिए काफ़ी है अगर आप फैमिली के साथ में जाना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूँ मलेशिया के बारे में ख़ास बात,
कि ये चाइनीज़ और यूरोपियन जो टूरिस्ट है ना, उन लोगों का एकदम फेवरेट डेस्टिनेशन है। जो वेकेशन का टाइम होता है उस टाइम पे तो आपको जगह मिलना मुश्किल हो जाती है। यहाँ पे दूर दूर से दुनिया भर से लोग आते हैं। लोगों को लगता है कि भाई थाईलैंड जो है वो पहले नंबर पे है, यानी मलेशिया से ज़्यादा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड में जो टूरिस्ट आते हैं उन टूरिस्टों के मुकाबले में आपको मलेशिया में ज़्यादा टूरिस्ट मिलेंगे। जो फैमिली टूरिज़म है ना, उसके लिए मलेशिया से बेहतर कोई जगह नहीं है फैमिली टूरिज़म के लिए। हाँ, थाईलैंड में भी आप फैमिली टूरिज़म के एतबार से आपको बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशंस, ऐसे लोकेशंस है, वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा कि फ़ैमिली के साथ आप ज़रूर बाहर निकलो तो आपको पता चलेगा हमारी झोपड़पट्टी और बाहर की दुनिया में क्या फ़र्क है। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।